नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें-बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, एडीएमके भाजपा का एक अलायंस था तमिलनाडु में और आज वो अलायंस खत्म हो गया है, ठीक है? तो आज हम ये देखना चाहेंगे कि क्या बीजेपी अकेले, ठीक है, तमिलनाडु में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं? क्योंकि अगर आप देखा जाए दोस्तों, तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में 2 पार्टियाँ हैं, 2 द्रविडियन पार्टियाँ हैं, एक एआईएडीएमके थी और दूसरी जो है आपका डीएमके, ठीक है? ये 2 पोल्स थे और ये 2 पोल्स के और जो 2 नेशनल पार्टीज़ थी, कांग्रेस और बीजेपी, वो मोर और लेस मार्जिनलाइज़्ड, कांग्रेस का थोड़ा बहुत इधर-उधर प्रेज़ेंस रहा है, ठीक है? और तब बीजेपी का भी प्रेज़ेंस आता-जाता रहा है, ठीक है? और ये जो दोनों नेशनल पार्टीज़ हैं, किसी न किसी टाइम पर दोनों ही डिविडेंड पार्टी के साथ काम किए। बीजेपी एआईएडीएमके के साथ भी काम की है और बीजेपी जो है डीएमके के साथ भी काम की है, ठीक है ना? तो दोनों ही नेशनल पार्टीज़ जो हैं तमिलनाडु में बेसिकली उनको या तो एआईएडीएमके की ज़रूरत है या तो डीएमके की ज़रूरत है, ठीक है? तो अभी ये देखिए ऑलरेडी डीएमके के साथ कांग्रेस है, ठीक है ना? और लास्ट जो इलेक्शंस हुए थे पार्लियामेंट के उसमें 39 सीट्स ऑलमोस्ट ये लोग निकाल के लेके आए थे डीएमके एंड कांग्रेस, ठीक है? और जो बीजेपी का जो अलायंस था एआईएडीएमके वो कुछ ढंग का कर नहीं पाए थे और क्या बोलते हैं असेंबली इलेक्शंस जो हुए थे, उसमें भी जहाँ तक वो है कि अपनी इज़्ज़त बचा पाए थे, इतनी बुरी तरीके से नहीं हारे थे और डीएमके सत्ता में आ गई थी। तो ये एक बात सोचने की ज़रूरत है कि क्या बीजेपी सर्वाइव कर पाएगी? मेरे हिसाब से एक बात ये समझने की ज़रूरत है कि आज की जो एडीएमके है, वो पहले की जो एआईएडीएमके जैसी नहीं रही है। उसका जो इन्फ्लुएंस जो जयललिता जब थी, उस जैसा अब तो रहा नहीं है, ठीक है ना? और उसी तरह से बीजेपी जो है, आज से 3-4 साल पहले जो जिस स्थिति स्थिति में थी तमिलनाडु में, आज वो स्थिति में नहीं है। कुछ समय पहले पंचायतों के इलेक्शंस हुए थे तमिलनाडु में और उसमें बीजेपी को अकेले जाना पड़ा था चुनाव में। एडीएमके के साथ किसी भी प्रकार का अलायंस नहीं हो पाया था। तो बीजेपी 1/3 सीट्स पे लड़ पाई थी या फिर जितने भी इतने ही सीटों पे लगभग उसको क्या बोलते हैं कैंडिडेट मिल पाए थे। यानी ये बात देखने की ज़रूरत है कि उनको कैंडिडेट ही मिल पाए थे 1/3 या 30-40% सीट्स पे, ठीक है ना? और उसपे उसका जो प्रदर्शन था, वो काफ़ी अच्छा था। तो यानी कि बीजेपी धीरे-धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है कुछ समय से, ठीक है? और उसके बाद अन्नामलाई एक काफ़ी बहुत ही बड़ा फैक्टर पिछले कुछ समय से बन चुके हैं, ठीक है? जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है, जो अभी उनका एक पदयात्रा चल रहा है एन मन एन मक्कल, जो एक पदयात्रा चल रहा है थ्रू आउट तमिलनाडु में। तो उनको काफ़ी काफ़ी भारी मात्रा में उनको जो है कि उनको सपोर्ट मिल रहा है। जो क्राउड जिस तरह से आ रहा है या फिर उनकी जो पॉपुलैरिटी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है? और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उससे कहीं न कहीं उनको बीजेपी को एक नया एक स्ट्रेंथ मिला है, ठीक है? और उससे एक और बात अभी हो रही है कि देखिए पिछली बार जब इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें ये एक हो रहा था कि भई जो मीडिया ने जो एक हौवा बनाया था, ठीक है? कि उस हौवे में ये था कि बीजेपी जो है हारने वाली है, ठीक है? और क्या बोलते हैं कांग्रेस लेड गवर्नमेंट आएगी सेंटर में। मीडिया में एक ऐसा चीज़ चलाया गया था। लेकिन इसकी वजह से ये हुआ कि जो वहाँ के जो वोटर्स थे, ठीक है? उन्हें लगा कि भाई जब डीएमके आ रही है तो डीएमके को वोट करते हैं, ठीक है ना? और उस समय जयललिता भी नहीं थी। तो उसमें क्या हुआ कि भाई डीएमके को ज़्यादा सीटें मिल गई और इनफैक्ट डीएमके ने तो स्वीप कर दिया, डीएमके लेड जो उनका जो अलायंस था उन लोगों ने स्वीप कर दिया, ठीक है? लेकिन इस बार जो है मीडिया में एक खबर है या फिर जो भी मानिए या फिर जो भी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका एक मानना है कि आएगा तो बीजेपी ही आएगा यानी मोदी ही आएंगे, ठीक है? 2024 के इलेक्शन में, ठीक है? तो यहाँ पे दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक जो है अन्नामलाई जो है उनकी पदयात्रा और जिस तरह से उनका जो लीडरशिप चल रहा है वो, ठीक है? दूसरा है जो अन्नामलाई काफ़ी अच्छे से जो सेंट्रल की स्कीम्स हैं उनको भी वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। वो भी एक प्लस है, ठीक है? जैसे जल जीवन मिशन जो है,
आई थिंक तमिलनाडु में काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वो एक हो गया, उसके बाद 2 अभी तक हो गए। उसके बाद तीसरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना? और लोगों को अब लग रहा है कि हाँ भाई, इस बार भी मोदी आएगा। तो ये जो 3 फैक्टर हैं, ये बीजेपी को काफ़ी स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है? और बीजेपी होपफुल है कि इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। ये सही है कि अगर एडीएमके और जो आपका जो बीजेपी अगर एक साथ मिलकर लड़ते, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स निकाल सकते थे, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे परेशानी क्या हुआ है, ठीक है ना? देखिए, एआईडीएमके जो एडीएमके जो है, वो बीजेपी को जिस तरह से पिछली बार के जो इलेक्शंस हुए थे, वो उन्होंने 4-5 सीटें दी थी। तो इस बार भी बीजेपी को वो इतनी ही सीट देने की चाहते हैं, ठीक है? और जिस पे कि बीजेपी जो है जिस जिस तरह से बीजेपी अपना कैंपेन चला रही है पिछले 1 साल से 1.5 साल से, ठीक है, तमिलनाडु में, एंड जो आगे भी बढ़ता ही जाएगा उसका इंटेंसिटी, ठीक है? तो बीजेपी को लगता है कि भाई हमें ज़्यादा सीटें थोड़ी और हमें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, और लगभग 20 सीटों पर 20 के करीब सीटें उनकी डिमांड है। और एडीएमके जो है उतनी सीटें नहीं देना चाहती है। ठीक है, तो ये पहला एक हो गया। उसके बाद क्या है कि एडीएमके के जो लीडर्स हैं, ठीक है, जब जयललिता थी तो वो उनकी सुप्रीम लीडर थी, और लोगों में उनकी एक क्या बोलते हैं, एक पकड़ थी, ठीक है। जयललिता के जाने के बाद अब वो उनके पास कोई ऐसा नेता बचा नहीं है जो कि क्राउड को पुल कर सके, ठीक है। और अन्नामलाई जब आ रहे हैं, ठीक है, तो वो एक क्राउड पुलर बन रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो एडीएमके के जो नेता हैं, उनमें एक इनसिक्योरिटी भर गई है, ठीक है? और इसीलिए वो कहीं न कहीं बीजेपी से जो उनका अलायंस टूट भी रहा है, तो उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि एआई जो अन्नामलाई है, वो एक रीज़न हो सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने एक बार बीच में कभी बोला भी था कि भाई अन्नामलाई सही से काम नहीं कर रहे हैं, और इनको इनको नहीं रहना चाहिए वहाँ का अध्यक्ष, ठीक है? तो वो एक रीज़न हो गया है, ठीक है? और एक और जो भी चीज़ चल रही है, जो एडीएमके है, वो जो है दूसरे जो जो क्या बोलते हैं, एक स्प्लिंटर ग्रुप है जो एआईएडीएमके का, ठीक है? वो नहीं चाहते हैं कि ओपीएस एंड टीटीवी दिनकरन जो है, वो एनडीए में रहे, ठीक है? और लेकिन एनडीए को लगता है कि भाई अगर ये लोग रहेंगे तो ये इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं, ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ ये वैल्यू ही ऐड करेगा एनडीए में, ठीक है? और लेकिन ये एडीएम के नहीं चाहते हैं, तो इसका ये भी एक कारण बन सकता है ये। तो 4-5 कारण जो मैंने आपको बताए, ये लगभग कारण है जिसकी वजह से एडीएम के जो है, जो अपना क्या बोलते हैं, गठबंधन तोड़ा है, ठीक है ना? तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि देखिए, अगर दोनों एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो अच्छी बात होती, ठीक है। अगर नहीं मिलकर लड़ रहे हैं तो फिर ये देखना होगा कि भाई कौन कैसा परफॉर्म करता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस के बाद, जब इलेक्शंस के बाद जब नंबर्स आएंगे, ठीक है, उसके बाद एक नेगोशिएशंस होती हैं, ठीक है ना। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ अच्छा भी है, दोनों पार्टियों को अपनी-अपनी औकात पता चल जाएगी। बीजेपी को भी पता चल जाएगा कि भाई जो अन्नामलाई जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो किस लेवल पर है, और जो 2026 में जो इलेक्शंस होंगे, उसमें बीजेपी को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह से हो जाएगा, और एडीएमके को भी पता चल जाएगा कि भाई बिना जयललिता के किस तरह सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु में हरदम से जब जो भी क्लैश होता था, वो हरदम क्लैश ऑफ टाइटन्स बोल सकते हैं। यानी कि अगर एक तरफ अगर आपकी जयललिता है तो दूसरी तरफ आपके करुणानिधि है, ठीक है ना? अभी दोनों के दोनों भी है नहीं, ठीक है? तो एक क्राउड पुलर पुलर कौन है? स्टालिन को वोट मिले हैं, उन्होंने सरकार बनाई है, लेकिन जो पकड़ करुणानिधि की थी, या फिर आपकी जो एआईडीएमके सुप्रीमो थी जयललिता, उनकी जैसे नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से अन्नामलाई क्राउड पुल कर रहे हैं, या फिर आपके जो मोदी जो हैं, जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी तमिलनाडु में है, या फिर बढ़ रही है, ठीक है। ये 2-3 फैक्टर्स जो हैं बीजेपी के या फिर एनडीए के फेवर में आते हैं,
लेकिन अभी भी मेरा मानना ये है कि अगर एडीएमके के साथ अलायंस रहता, तो शायद शायद नंबर्स बेहतर आते। ठीक है? तो मेरी तो यही राय है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।